साथियों, जय हिंद। जैसा कि पिछले पूरे एक साल में आप लोग सुनते आए हैं कि भी 2.57 पे फैक्टर और 2.81। बाकी किसी ने भी ये नहीं बताया कि भाई ये टोटल पे फैक्टर जो है वो 6 टाइप के थे। अब मैं आपको ये 6 टाइप के पे फैक्टर आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, जिससे मतलब कि इसमें ये बात साफ है कि जो पे फैक्टर 2.57 है वो सिपाही से लेके हवलदार तक 2.57 ही है। उसके बाद में जब ये जो नायक सूबेदार और सूबेदार के टाइम और अपने सूबेदार तक ये 2.62 हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद में जब ये आगे बढ़ता है तो ये 2.67 हो जाता है, जो कि ये आ जाता है आपके अपना ऑनररी वाले अपना ऑनररी लेफ्टिनेंट एंड ऑनररी कैप्टन, उनके लिए 2.67 लिया गया है। यहाँ तक कि जो इनका मेजर था, मेजर के लिए भी 2.67 ही लिया गया है। और जो रेगुलर कर्नल है उसके लिए भी 2 अपने 67 लिया गया है। लेकिन जो लेफ्टिनेंट कर्नल है रेगुलर वाला, उसका 2.57 ओनली। जो रेगुलर लेफ्टिनेंट कर्नल है वो 2.57 से कैलकुलेट किया है। और फिर एक कॉलम बनाया है 13A, जो होते हैं टाइम स्केल कर्नल वाले, उनको दिया है 2 आपके 67 से। यानी कि वो जेसीओ का नायकदार से लेके और कर्नल तक रैंक के लिए 2.67 लिया गया है, 2.62 लिया गया है, और लेफ्टिनेंट कर्नल को रेगुलर वाले को 2.57 ही दिया गया है। अब आगे की जो 3 रैंकें हैं, ब्रिगेडियर, ठीक है ना, मेजर जनरल को, दोनों को ही 2.72 से दिया गया है, ठीक है ना। और अपना 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 आपका जो लेफ्टिनेंट जनरल है, एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक को, एक रैंक को 2.81 दिया गया है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इनके इक्विवेलेंट जितने भी थे उनको 2.78 दिया गया है। इस तरह से ये वर्गीकरण किया गया है। हाँ, ये गलत है, जबकि होना ये चाहिए था कि जो हमारे सबसे कम तनख्वाह वाले हैं, कम आर्थिक स्थिति में जो जूझ रहे हैं, उनको है जो ये हाई लेवल देना चाहिए था। कम से कम उनको बीच का लेवल अगर 2.78 ही ले लेते, जवान से लेके अगर हवलदार तक, तो भी इतना मतलब ये वेरिएशन नहीं होता। दूसरा सबसे बड़ा जो इसमें थ्रस्ट बैक हमारे को मिला है, वो हुआ कि टोटली पे कमीशन, जो 7th पे कमीशन है, वो इंक्रीजिंग हुआ है ओनली 14%। जब 14% आपकी बेसिक ही नहीं बढ़ी, तो बेसिक नहीं बढ़ेगी तो पेंशन कहाँ से बढ़ेगी आपकी? अभी जब अगर आगे जब तक पे फैक्टर आपका सही नहीं होगा, तब तक आपकी कोई और ORP है उसमें विसंगतियां आती रहेगी, ये कभी ठीक होने वाली है भी नहीं। मैं अभी ओनली आपको पे फैक्टर की जानकारी इस टेबल में दी है, इस टेबल को ध्यान से देखें। और ये एथेंटिक टेबल है, सरकार की बनाई हुई है, जिसके आप देखें कि इसमें 1 2 नहीं 6 टेबल पे फैक्टर यूज किए गए हैं, जबकि पूरे साल आपको 2.57 और 2.81 में आपको घुमाया गया है। थैंक यू। जय हिंद साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी ओम प्रकाश, जैसलमेर से, वेटरन। अभी एक चीज़ आपके सामने लेके आया हूँ कि साल भर से जंतर मंतर से हमारे को 2 फिगर सुनाए गए, क्योंकि मैं भी रेगिस्तान के टीलों में बैठा हुआ हूँ और इतनी उनकी मतलब बुलंद आवाज़ के नीचे मेरी आवाज़ कभी उभर के आ ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास में ऐसे कोई संसाधन नहीं है कि जिसके तहत मैं वो कर सकूं।
क्योंकि इस मार्केट में झूठ बिकता है और झूठ मुझे आता नहीं है। और जब झूठ नहीं बोलूँगा तो मेरे फॉलोअर नहीं बनेंगे, मेरे को कोई लाइक नहीं करेगा, कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, तो मेरी बात आगे नहीं पहुँचेगी। और जो पहुँचाएंगे तो कोई जो सच वाले होंगे तो हो सकता पहुँचा ही दे। अब पूरे साल में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भाई आपने बोला कि 35 लाख माताएं बहनें एक्समैन, अब क्या उसमें अधिकारी शामिल है या नहीं है? पहला प्रश्न तो यही है, 35 लाख में क्या अधिकारी शामिल है या नहीं है। दूसरा, एक ही बात कही, जवान जेसीओ सब कोई 2.57 पे फैक्टर दिया और अधिकारियों ने सबने 2.81 ले लिया। मैंने इसके आगे एक टेबल डाली है, उसे पहले भी मैं डालता रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि लोग संज्ञान कभी लेते नहीं है या जानबूझ के नहीं लेते हैं या ये चीज़ आती क्यों नहीं है कि 6 पे फैक्टर काम में लिए गए थे। हाँ, जवान से लेके हवलदार तक 2.57 था, ठीक है ना। नायक सुधार का, ठीक है ना, सूबेदार का जो था, सूबेदार मेजर का 2.62 था, ऑनररी वालों का 2.67 था। उसके बाद में फिर 2.72 हुआ था किसके लिए? मेजर के लिए, लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए, और लेफ्टिनेंट कर्नल को भी 2 भागों में बांटा गया था, 13 और 13A में। लेकिन जो 13 वाला रेगुलर वाला लेफ्टिनेंट कर्नल था उसको है जो 2.57 से ही दिया गया था, ठीक है ना। 2.81 जो है वो सिर्फ एक रैंक को मिला था, वो रैंक थी लेफ्टिनेंट जनरल सीरियल नंबर 17 पे। सीरियल नंबर 17 पे लेफ्टिनेंट जनरल को 2.81 से मिला। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो 18 नंबर पे आते हैं उनका 2.78 था। मानता हूँ कि इसके अंदर जो फैक्टर है, तो ज़्यादा अगर पे फैक्टर अगर जवान को मिलता तो शायद ये हालत हमारी नहीं होती और कुछ बेहतर होती, या सबको ही 2.81 से दे दिया जाता तो और भी बेहतर होती है। तो इस चीज़ को भी आप समझिए, क्योंकि अभी हमारी लड़ाई आगे और ही खतरनाक होने वाली है। लड़ाई बुझी नहीं है, खतरनाक होने वाली है। क्यों? कि आपको एक चीज़ याद करना पड़ेगा कि आज़ाद भारत के अंदर पहला पे कमीशन है, ये आप इतिहास उठा के देख लीजिए। आज़ाद भारत के अंदर पहला पे कमीशन है कि जो ओनली 14% है जो इंक्रीज हुआ है। अब 14% इंक्रीज हुआ है और 14% जो सर्विस में इंक्रीज हुआ है, तो फिर पेंशन 50% हुआ है, तो 7% इंक्रीजिंग हुआ है, जो कि ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। आपको क्या मिला उसके अंदर? कुछ भी नहीं मिला। जब तनख्वाह ही नहीं बढ़ेगी तो आपकी पेंशन कहाँ से बढ़ेगी? ये मूल मंत्र यही है कि पेमेंट बढ़ी ही नहीं। वैसे ही हमारी पेमेंट, जेसीओ जवार की पेमेंट, बिलो ऑफिसर रैंक की पेमेंट कितनी है, और वो भी अगर 14% के हिसाब से बढ़ती, जबकि इससे पहले के सारे पे कमीशन यहाँ तक कि मतलब 40 से ऊपर गए हैं और 54 तक गए हैं, ठीक है ना। और ये आज़ाद भारत की पहली सरकार के जिसने कम से कम डीए 1% से स्टार्ट किया था, ये भी इन्हीं के खाते में जाता है। तीसरा ये है कि ये एक ऐसी सरकार है कि इसने सारे स्टैटिक मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूले चेंज कर दिए। कोई भी सैनिक मुझे बता दे जो पुराना आया, 80 साल का, 90 साल का, जब 95 साल का, जिन्होंने सारे हमारा 2 से लेके और 7वें पे कमीशन तक का हमारा सैनिक जिंदा बैठा है अभी। जब भी हमारा पे कमीशन का 8वां साल शुरू हो जाता था तो हमारा जो डीए है वो 70 से 80% से ऊपर निकल जाता था, 70, 80 से ऊपर निकल जाता था। आज हम 46 में अभी तक ढूंढ रहे हैं, जबकि हमारा ये 8वां साल, 8वें साल के भी ये 4 महीने निकलने जा रहे हैं। 8वें साल के 4 महीने निकल जा रहे हैं, हम अभी 50 भी नहीं पहुंचे हैं। तो ये कौन सा स्टेटिकल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज किया गया जिससे कि आपका डीए बढ़ा नहीं? जो आपकी कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस जो निकलती है महीने की, उसमें ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाया गया कि जो पहले आपके 8 साल के अंदर, और जबकि महंगाई उस बेस से आप एवरेज ले लो बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन आपका डीए नहीं बढ़ा है। तो ये सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट की मंशा आपको कुछ देने की है नहीं,
और बाकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को पता कि हमें कोई हिलाने वाला है नहीं, और ये हमें भी पता है कि इस गवर्नमेंट को हिलाने वाला कोई नहीं है भी नहीं। क्यों कि हम सभी, मैं जिससे बात करता हूँ मुझे तो कोई नहीं बोलता कि भाई हम वोट नहीं देंगे, सब बोलते भाई गवर्नमेंट तो यही है, इसी ने आज आज़ाद भारत के अंदर विश्व में भारत की पहचान कराई, ये कराई वो कराई। मैं तो सुनते सुनते कान पक गए हैं, मुझे इतनी नॉलेज है नहीं कि पता नहीं इस गवर्नमेंट ने हमारे को शायद मंगल तक भी लेके चले गए, चंद्रमा तक लेके चले गए, कहाँ कहाँ लेके चले गए। लेकिन अब मैं सैनिकों को बोल रहा हूँ कि हमारे लिए कहीं से भी, मुझे कहीं से भी राहत की उम्मीद नहीं लगी। लेकिन अभी हमें जो थर्ड पे जो ORP आ रही है उससे पहले अपनी तैयारी कर लेनी है कि भाई अभी सेवंथ पे की विसंगतियाँ ही हमारी वैसी पड़ी है, ORP 2 की विसंगतियाँ ऐसी पड़ी है, थर्ड के अंदर फिर वैसा ही कुछ होता है तो फिर वो और हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। अब ये तो रहेगी ये बात। अब यहाँ एक बात और आती है कि भाई हम डिफेंस में 3 सेक्शन काम करते हैं, एक आर्मी करती है, एयरफोर्स करती है और नेवी करती है। अब जब हमारी कलर सर्विस का जो हमारा होता है, पेंशन की जो हमारी टर्म्स कंडीशन होती है, वो तीनों की हमारी अलग अलग है, तो फिर हमारी 1 रैंक 1 पेंशन कैसे एक जैसी हो जाएगी, मुझे समझ से बाहर है। इसके ऊपर कभी कोई चर्चा न मैंने कभी किसी की सुनी है, न किसी ने बताया है कि एयरफोर्स नेवी की जो पेंशन की जो टर्म्स कंडीशन है वो 20 साल की है, आर्मी की 15 साल की है। 15 साल के बाद में आप पेंशन के लिए हकदार होते हैं, एयरफोर्स और नेवी में 20 साल के लिए होते हैं। दूसरा, आर्मी के अंदर आपको कलर सर्विस के लिए स्टुपुलेट एक पीरियड दिया जाता है, अगर आप नायक बन गए हैं तो आप 22 साल तक काम कर सकते हैं, 22 साल तक कर सकते हैं। आप हवलदार बन गए 24 साल कर सकते हैं, और आप अगर नायकदार बन गए तो आप 26 साल कर सकते हैं, सूबेदार बन गए तो 28 साल कर सकते हैं, और सूबेदार मेजर बन गए तो 4 साल कर सकते हैं, 32 साल कर सकते हैं। फिर आपको 2 साल का एक्सटेंशन दिया तो आप सभी रैंक में 2-2 साल कर सकते हैं। तो अब ये आर्मी का हो गया, जबकि एयरफोर्स और नेवी का 57-58 ईयर्स तक वो नौकरी कर सकता है, जब तक कि वो 60 साल का नहीं हो जाता है। देख लो उनका, आप लोग, मैं नहीं कह रहा हूं, उनके टर्म्स कंडीशन देख लो आप। फैशनेबल सर्विस 20 साल, और बाकी उनका सूबेदार मेजर हमारा 4 साल, वो चाहे 20 में बन गया तो 24 साल में चला जाएगा, कि 4 साल के ऊपर उसकी कलर सर्विस है ही नहीं सूबेदार मेजर की, ठीक है ना। कोई स्पोर्ट्समैन है, जल्दी बन गया, 4 साल करेगा जाएगा, कोई चक्कर ले लिया, कोई ऐसा हो गया तो वो उसको फास्ट प्रमोशन मिल गया तो वो 4 साल से एक दिन ऊपर है नहीं, नौकरी नहीं है उसकी। जबकि एयरफोर्स और नेवी में ऐसा नहीं है, उनके मास्टर वारंट ऑफिसर और जो सूबेदार मेजर के इक्विवेलेंट जो होते हैं वो 8 से लेकर 9 साल तक नौकरी कर लेते हैं, 8 से लेकर 9 साल तक। तो अब यहाँ पर हमें अगर आपको इक्वल करना है तो जो आपने हमारी 9 रैंक हमारी OR की है, 9 रैंक की आपकी अफसरों की है, 18 रैंक की हमारी टोटल। तो आप हमारी 9 रैंक का जो एवरेज लेते हैं तो उनका लो ना, जिनकी कम से कम, जैसे आपको मास्टर वारंट ऑफिसर की लो एयरफोर्स की, जो 9 साल तक सूबेदार मेजर रहा है, उसका एवरेज लो, कम से कम 9 साल का इंक्रीमेंट के साथ में उसका एवरेज लोगे तो अपने आप पेंशन बढ़ेगी। एयरफोर्स के हवलदार की लो ना इक्विवेलेंट की, नेवी के इक्विवेलेंट के हवलदार की लो ना आप, क्योंकि उन्होंने उस हवलदारी के अंदर ही उसने 50 साल नौकरी की है, 52 साल की है, 55 साल की है, 56 साल की है, उसका एवरेज लो आप। प्रमोशन भले ही ना मिला हो लेकिन नौकरी की है, ऑटोमेटिक आर्मी के हवलदार को ज़्यादा मिल जाएगा अपने आप ही। अब आप उठाते हो एवरेज आर्मी की, पता है कि एवरेज 24 साल का एवरेज मिलेगा उसको, और उसका 48 साल का एवरेज मिलेगा, 48 से भी ज़्यादा का मिल जाएगा। प्रीमेचर मान लेते हो आप आर्मी वालों को, क्यों मान लेते हो भाई प्रीमेचर? हमारा 15+2 का ही हमारा टर्म्स कंडीशन है, हमारा आर्मी एक्ट में डेफिनेशन में दे रखा है, तो फिर हम प्रीमेचर कैसे हो गए भाई? आगे की नौकरी हम कलर सर्विस कर रहे हैं, अपनी रैंक की सर्विस कर रहे हैं। अब रैंक की सर्विस मैंने पूरी नहीं की है तो मैं आप जितनी की उतनी तो मेरे को, लेकिन मेरे को पे कमीशन से या अपने ORP से आउट कैसे कर दोगे? मैं प्रीमेचर कहां से हो गया? जो मेरी पेंशनेबल नौकरी थी मैंने कर ली ना,
अब रैंक की थी। अब मुझे पता है कि अगर मुझे नायकदार नहीं बनना है और मुझे इस रेजिमेंट में मुझे मेरा नंबर नहीं पड़ेगा, और अगर मैं सिविल में टाइम से नहीं गया, यार मेरी उम्र अगर 36 साल हो गई तो वहाँ भी मेरी नौकरी मुझे नहीं मिलेगी, 40 साल हो गए तो वो नहीं मिलेगी। तो वो बंदा कोशिश करेगा जितना जल्दी आके अपना सिविल के अंदर एडजस्टमेंट होने का। आप उसको प्रीमेचर टर्म डिक्लेयर कर दोगे। जो उसकी कलर सर्विस थी जितने साल की थी, अगर उसमें अगर वो साल 2 साल पहले आया तो उसकी पेंशन आप उस परसेंटेज से डिक्रीज कर लो, आप उसको आउट कैसे कर दोगे? तो ये चीजें हमें उठानी पड़ेगी। रिजर्विस्ट कितने बचे हमारे जिन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी है, वो रिजर्विस्ट आज 4-5 हजार रुपये ले रहे हैं, उम्र उनकी 80 साल हो गई है। जिनके लिए हमें लड़ना था तो हम लड़े नहीं ना, हमने आवाज उठाई ना, कोई बात है, ठीक है ना, जिसकी चल रही है, झूठ बिक रहा है, लाइक किए जा रहे हैं, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या कर रहे हो यार? ना तो हमें अपनी मांगों का पता है, ना हमें मांगें उठाने को पता है। सरकार को पता है कि साहब बिखरे हुए हैं, एक कभी होंगे नहीं, और ऐसी उनकी ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंगों में ऐसे झगड़ते हैं। अरे भाई आपको भी याद है ना, मैं मेरे को शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हम लोग जब तक एक नहीं होंगे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए दोस्तों, अभी एक बार एक मंच पे आके कम से कम मंत्रणा करो भाई। एयरफोर्स और नेवी के जो हमारे पदाधिकारी है, जो बिलो ऑफिसर रैंक वाले हैं, वो सारे के सारे कम से कम 55, 56, 57, 58 साल तक की नौकरी की है उन्होंने। तो एवरेज लेना तो उनका लो ना, जिससे कम से कम 4 पैसे का फायदा हो। एवरेज लेंगे आर्मी वाले का, क्योंकि उसकी नौकरी कम है, कम पैसा देना पड़ेगा। तो भाइयों, अब मैं भी कहता हूं कि थोड़ा मेरा वीडियो देखो, फिर आपको अच्छा लगे तो मैं तो फैक्ट के साथ में आपको बोलूंगा। आप कहीं भी आरटीआई लगा के देख लेना, जो मैंने बोला है सही बोला है। पूरी जिंदगी मेरी यही रही है। बस एक ही बात है कि मुझे चर्चा में वो नहीं लगता कि भी मुझे बहुत वो नाम कमाना है, लेकिन मेरी सही बात आगे तक तो पहुंचाओ लोगों तक कम से कम। आज अभी आचार संहिता लग जाएगी 2 महीने के लिए, फिर हमारा चूल्हा ठंडा हो जाएगा, लेकिन हमें ठंडा नहीं होने देना है। हमें अगर मैं हर संगठन को बोलता हूं, आपकी बात नहीं मानी गई है, आप प्लीज, मैं तो अकेला आह्वान कर रहा हूं, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन इस सरकार के विपरीत में हमें शुरू करना पड़ेगा, तब जाके हम कामयाब होंगे। जब तक हम इसके पीछे ऐसे उठाते रहोगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मिले तो फिर ले लो। जय हिंद, जय भारत।